द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन का अन्वेषण करेगा। यानी कि यहाँ आपका ये पूछा जा सकता है सेक्शन 28 के तहत कि आपका वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन करने में कौन सक्षम है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा आपका कौन सक्षम है, तो नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। याद रखिएगा कौन, दो लोग सक्षम हैं। फिर तीसरा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आइए देखा जाए, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इनकम टैक्स एक्ट के अध्याय 13 के अधीन आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त हैं। यानी कि जो शक्तियां आयकर प्राधिकारियों को दी गई हैं वही शक्तियां आपका नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को भी प्राप्त होगी, ये याद रखना है। अगला देखा जाए आपका 29, कंप्यूटरों और डाटा तक पहुंच। यदि नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह संदेह है कि इस अधिनियम के उपबंधों का वायलेशन किया गया है, तो ऐसी दशा में वह डाटा तक क्या रखेगा, पहुंच रखेगा। यानी कि पूरा सरकार कंट्रोल कर लेगी। अगर लगेगा कि आपने क्या किया है, मोबाइल इत्यादि से कोई अपराध किया है, वायलेशन किया है, ये तकनीकी आपका पढ़ना नहीं है। ये सेक्शन 30, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना। यानी कि आपका प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कुछ प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, और ये भी आपका कह सकते हैं कि छोड़ देना है। सेक्शन 31 देखिए, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, ये भी छोड़ देना है। अनुज्ञप्ति का संप्रवर्तन आपका ये हो सकता 32 आप लिख लीजिए, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन, इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपनी लाइसेंस को उस परिसर के उस सहज दृश्य स्थान पर जिसमें वह अपना कारोबार करता है प्रदर्शित करेगा। यानी कि आपका वह चपकाएगा, यानी कि उस प्रमाण पत्र को चपकाया जाएगा ताकि सभी लोग जान लें कि इनको क्या मिला है, प्रमाण पत्र। तो वहीं डिस्प्ले किया जाएगा। हाँ 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 हाँ, ताकि भाई आपका जो प्रमाण पत्र मिला है वो लोग जाने कि हाँ। अगला ये सेक्शन 33, अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण, ये भी पूछ सकता है। यानी कि आपका सरेंडर ऑफ लाइसेंस 33, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। यानी कि जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरित कर दी गई है, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात नियंत्रक को अनुज्ञप्ति सरेंडर करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइसेंस क्या कर दे, सरेंडर किसको करेगा, कंट्रोलर को। जहां कोई प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा, वहां वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाइसेंस जारी की गई है अपराध का दोषी होगा, और ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना से जो 10,000 रुपया तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित होगा। ये भी अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है
कि जब लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक कर लिया गया है और लाइसेंस को सरेंडर नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड का भागी होगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा, 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आइए देखा जाए आपका डिस्क्लोज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब प्रकटीकरण, यानी कि प्रकट करिए, ओपन करिए। तो देखिए धारा 34 क्या कहती है। प्रकटीकरण, प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी विनियमों द्वारा निर्दिष्ट रीत से अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र को प्रकट करेगा। उससे सुसंगत कोई प्रमाणन पद्धति विवरण प्रकट करेगा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्र यदि कोई के प्रतिसंहरण या निलंबन की सूचना भी प्रकट करेगा इत्यादि चीजें उसे क्या करनी पड़ेंगी? प्रकट करनी पड़ेंगी। आइए अब अध्याय 7 देखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आजकल ये भी ज़्यादा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अध्याय 7 में है। तो आपका 35 देखिए, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाना। तो भाई कौन जारी करेगा? तो आपका जवाब रहेगा आपका प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। एक लाइन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन देंगे तो उसके साथ कितनी फीस देनी होगी? तो 25,000 रुपये से अनधिक। उसको अंडरलाइन करिए, फीस। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 35 में कौन जारी करेगा? पहला क्वेश्चन, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। अधिकतम कितनी फीस ली जा सकती है? तो कितना? उसको अंडरलाइन करिए, 25,000। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अधिकतम मने 25,000 तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 36 देखा जाए। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने पर अभ्यावेदन, यानी कि आपका डिजिटल सिग्नेचर, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था और ये क्या हो गया? डिजिटल। ये पूछ सकता है डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र के लिए आपका ये 36 बना है। आपका कहाँ आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देंगे? तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के पास देंगे और वह इसे जारी करेगा। आइए 37, इसमें अंदर से कम चांस है। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का निलंबन, यानी कि जो डिजिटल आपका सिग्नेचर होता है उसका सस्पेंड किया जाना कौन कर सकता है? तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। ये एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि बिना सुनवाई के कितने दिन के लिए अधिकतम सस्पेंड किया जा सकता है? तो 15 डेज, यानी कि 15 दिन। यानी कि आपको बिना सुने कितने दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है? तो वह याद रखना है कितने दिन के लिए आपका 15 डेज, यानी कि 15 दिन के लिए। फिर आपका 38, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण।
आपका 38 में है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोक किया जाना। इसके बाद आपका 39 भी छोड़ सकते हैं भाई, हस्ताक्षरकर्ताओं के कर्तव्य। 40 भी छोड़ दीजिए, कम चांस रहता है। 40 से 41 लिखिए। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की स्वीकृति, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का एक्सेप्टेंस। अध्याय 9 शास्तियाँ, प्रतिकर और अधिनिर्णय। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा थोड़ा, यानी कि आपका 43 से और क्वेश्चन बनना ज़्यादा शुरू होगा। देखिए 43 देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली आदि से नुकसान पहुंचाने के लिए शास्ति और प्रतिकर। यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो किसी कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भार साधक है, उसकी परमिशन के बिना या उसकी अनुज्ञा के बिना अब क्या क्या करता है, ऐसे कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है। यानी कि जिसका कंप्यूटर है किसी बिना उसके परमिशन के उसके प्रणाली मैंने हैक कर लिया या किसी तरह पहुंच गया, जैसे साइटें हैक होती हैं। दूसरा, ऐसे कंप्यूटर कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क में कोई आंकड़े कंप्यूटर आंकड़ा संचय या सूचना जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरण भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या आंकड़े भी हैं, निकाल लेता है। माने किसी के कंप्यूटर से क्या करिए, डाटा निकाल लीजिए। प्रतिलिपि करता है या उसका उदाहरण लेता है, माने उसको क्या करता है, लिख लेता है देख के। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदूषक या कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करा देता है, तो प्रवेश करा दीजिए वायरस है कंप्यूटर में। अगला आपका ऐसे कंप्यूटर इत्यादि को अन्य कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचाता है या नेटवर्क को भी छिन्न करता है या करवाता है या प्राधिकृत व्यक्ति को नेट पहुंच से इनकार करता है कि आप वहां पहुंच न बने किसी की, किसी भी सूचना आपका अन्य के लेखे डालता है, सूचना को नष्ट करता है या छेड़छाड़ करता है। सूचना को छेड़छाड़ जो झ वाला है, इसको आप देख सकते हैं। आपका जो फिल्म आई थी 3 इडियट, कि आपका 3 इडियट में जो आ जाएगा सूचना से छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ का मतलब शब्द बदल दीजिए, 10 का 20 लिख दीजिए। और आपने देखा था कि मजाक मजाक में जहाँ जहाँ चमत्कार था उसको बलात्कार लिख दिया गया। क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास चलता है, बोला जा सकता है, वैसे कहाँ बोला जाता था, लेकिन इस तरह से बोला जा सकता है। रिकॉर्डेड जाएगा, सुनते रहें लोग, कौन सभी लोग भाई सुन रहे हैं। तो चमत्कार को क्या बना दिया गया था, बलात्कार। और जो रट्टू तोता था आपका, वह आपका बलात्कार समझ नहीं पाया और केवल रट रट कर पूरा रात गया और चमत्कार को क्या करने लगा, बलात्कार, और मचा हंगामा। उसके बाद तो जानते हैं क्या हुआ। तो यह कंप्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुंचाता है, कोड को छेड़छाड़ करता है या छिपाता है, नष्ट करता है, कोड ही बदल देता है, तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा
यानी कि जो व्यक्ति ऐसा किया है उससे क्या वसूला जा सकता है, कंपसेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपका कंपसेशन। आइए 43A, संरक्षित डाटा की असफलता के लिए प्रतिकर। यानी कि अगर आप कोई माने संवेदनशील पर्सनल डाटा या सूचना रखते हैं और उसको आपका कह सकते हैं कि सुरक्षा उसमें नहीं रखते संभालने की, आपकी उपेक्षा के कारण वह लीक होता है, तो आप ऐसी दशा में क्या होगा, तो आप व्यक्ति को क्या देंगे, प्रतिकर। यानी कि कुल मिलाकर प्राइवेसी को क्या करना है, भंग करना शॉर्टकट में। लेकिन और ये नहीं कि यहाँ समाप्त हो गए, ये तो केवल क्या हम दिलवा रहे हैं, नुकसानी। अगला देखिए आपका 44, जानकारी विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति। तो इस अधिनियम के तहत मान लीजिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत है कि वह जानकारी दे, और वह जानकारी देने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो ऐसी दशा में वह उस पर सेंशन लगेगा। और सेंशन आपका 3 तरीका का है, वह तीनों भाई याद रखना है। पहला देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए 44, कोई दस्तावेज, विवरणी या नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को रिपोर्ट देना अपेक्षित है और आप रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में 1 लाख और 50,000 रुपये से अनधिक, यानी कि 1.5 लाख तक जुर्माना, 1.5 लाख बना लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। हाँ, कोई विवरणी फाइल करने या विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर आप नहीं देते, फाइल नहीं करते, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये अधिकतम, ये लिख लीजिए। ऊपर वाला प्रत्येक दिन के लिए नहीं था, पूरा था, और नीचे वाला कैसा है, प्र, हाँ हाँ। और यहाँ आपका एक दिन में इतना, कम से अधिकतम कितना, 5,000। एक दिन में भाई 5,000 आ सकता है अधिकतम सेंशन। और ले अकाउंट या रिकॉर्ड बनाना था, आपने नहीं बनाया, तो एक दिन के लिए आपका 10,000 से अनधिक, बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी। 10 दिन अकाउंट नहीं बनाया तो आपका हो गया 1 लाख हो गया। ये बहुत कड़ा नियम है भाई। यानी कि 1.5 लाख, फिर आपका याद रखना, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, 5,000 और आपका प्रतिदिन, और 10,000 प्रतिदिन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइए देखा जाए आपका अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो रिजुडियरी पावर होगा, अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम का वायलेशन करेगा, रेगुलेशन का करेगा, और कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो वह आपका अधिकतम कितने शास्ति का भागी होगा, तो 25,000 से अनधिक, उसको अंडरलाइन करिए, 25,000 रुपये से अनधिक के लिए उस पर प्रतिकर लगाया जा सकता है। ये पूछ सकता है कि रिजुडियरी सेंशन कहाँ है, सेंशन है लिखा है ना, हो पेनाल्टी लिखा है भाई, रिजुडियरी पेनाल्टी। तो ये भी आपका पूछ सकता है, रकम थोड़ा याद रखिएगा, रिजुडियरी पेनाल्टी आपका रकम याद रखना है 25,000। 46, आइए न्याय निर्णय करने की शक्ति।
हाँ, अंडरलाइन करिए, भी आ सकता है, टेक्निकल दोनों कही गई हैं, या तो कंपसेशन या पेनाल्टी, लेकिन 25,000 से अनधिक, यानी कि 25,000 से अधिक नहीं होगा। अब यह नहीं कि दोनों वसूल ले, या करके लिखा है ना, या मतलब दोनों में से कोई एक। आइए 46 न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन कम चांस है वैसे पूछने का, नुकसानी निर्धारित की जाएगी, इस बातें। आइए अब आइए अध्याय 10। यहाँ छाट छाट के इधर पढ़िएगा जो पढ़ाया जाए, क्योंकि आगे आपका 15-20 सेक्शन एक एक लाइन याद करना है। देखिए 48 आपका अपील अधिकरण। अपील आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये पूछ सकता है अपील अधिकरण की धारा में है तो 48 में अपील अधिकरण किसे माना जाएगा, तो जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपीली अधिकरण वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपीली अधिकरण होगा। तो वहीं याद करिएगा, दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, इसके लिए भी वहीं क्या करेगा, ट्रिब्यूनल का काम। अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुमत का भी निश्चय होगा। 57 आ जाइए, अपील अधिकरण को अपील। खंड 2 आपका याद रखना है कि पक्षकारों की कंसेंट के से अपील नहीं होगी, यानी कि तभी होगी जब कानून क्या करता है, इजाजत, आपकी सहमत नहीं काम करेगी। अपील का समय यहाँ पूछ सकता है 45 डेज, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो अपील का समय कितना है, 45 डेज। समय बढ़ाया जा सकता है यदि आपने इतने दिनों के अंदर अपील न करने का क्या बता दिया है, आपका रीजन। एक और इसमें पूछ सकता है कि अपील जब हो गई तो कितने दिनों के अंदर उसे निपटाया जाएगा, तो 6 मास अपील की प्राप्ति की तारीख से 6 मास के अंदर उसे निपटाया जाएगा। दो बात इसमें मुख्य याद रखना है जो पूछ सकता है। पहला आपका ये पूछ सकता है कि अपील कितने दिनों के अंदर, तो आपका 45
दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि अपील कितने दिनों के अंदर निपटाई जाएगी? 6 माह। अपील की प्राप्ति की तारीख से। 57 से आ सकता है क्वेश्चन, 45 दिन और कितना दिन? 6 माह। 58 देखिए, अपील अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, ये सब नहीं, साक्ष्य ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। विधिक प्रतिनिधि का अधिकार भी नहीं पूछा जाता है, यानी कि आप स्वयं हाजिर होइए या अधिवक्ता के माध्यम से, इसको लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। 59, पक्षकार सेल्फ हाजिर हो सकते हैं या विधि व्यवसायी के माध्यम से। हो सकता आ जाए कि मैंने वकील साहब भी जा सकते हैं। 60 पर सीमा अधिनियम लागू होगा। फिर 61, सिविल न्यायालय के अधिकारिता का न होना, जब ट्रिब्यूनल बन गया तब सिविल न्यायालय कहाँ। फिर आपका 62 महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय को अपील। 62 लिख लीजिएगा। अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है? पहला क्वेश्चन, तो कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट। लिखे हो, ये आ सकता है। अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है? पहला क्वेश्चन, कहाँ मारेंगे? हाई कोर्ट। अपील कितने दिन के भीतर की जाएगी आदेश के? तो 60 दिन। लिखिए। हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अपील किस बिंदु पर हो सकती है? किस प्रश्न पर? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। लिखिए, अपील तथ्य के प्रश्न तथा विधि के प्रश्न दोनों पर हो सकेगी। अपील तथ्य के प्रश्न तथा विधि के प्रश्न दोनों पर हो सकेगी। 63 आ जाइए, अपराधों का समन। अगर कारण बता देते हैं, नहीं तो फर्दर टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम हाँ, ये लिख लीजिए। मैंने एक लाइन लिख लीजिए, 60 दिन के भीतर अपील न करने पर और 60 दिन का समय दिया जा सकता है। अर्थात हर हाल में अपील 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। हर हाल, सामान्यतः 60 दिन। हर हाल पूछे तो 120, वो भी रीजन बताना पड़ेगा। 63 लिखिए, कंपाउंड ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन लिखा है। कंट्रावेंशंस, अपराधों का समन। मैंने समझौता हो जाना, इसको जोड़ दीजिएगा थोड़ा। आपका
सीपीसी का ऑर्डर 23 सब है, विड्रा और आपका समझौता दोनों है। देखिए आपका पूछ सकता है कि समन मने जलाकर राख कर देना, समझौता कर लेना, तो इसमें समन कौन कर सकता है, कौन सा समन? नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, लिख लीजिए कौन कर सकता है समन, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा आपका पूछ सकता है कि समन कब हो सकता है। आपका न्यायिक कार्यवाही दायर करने के पूर्व या न्यायिक कार्यवाही दायर करने के पश्चात, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। हो सकता है न्यायिक कार्यवाही दायर करने के पूर्व और पश्चात। तो समन में जो शास्ति लगाई जाएगी वह जो रकम दी गई है आपका नुकसानी प्रतिकर जुर्माना, उससे अधिक नहीं होगी। आपका हाँ, एक बार समन किया गया है तो दोबारा समन नहीं होगा यदि 3 वर्ष के भीतर वैसा ही उल्लंघन किया गया है। समय याद रखिएगा, यानी कि एक बार समन किया गया और फिर अगले 3 साल के अंदर आपने वैसा ही वायलेशन कर दिया, तो अब अगले अपराध का यानी कि आपका समन नहीं होगा। 3 वर्ष याद करिए रहेगा। हाँ, ये 3 वर्ष की गणना पहले समन के दिन से की जाएगी। जो 3 वर्ष की गणना है ये पहले समन के डेट से की जाएगी। अब कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 64 आ जाइए, शास्ति या प्रतिकर की वसूली। चलेगा मुकदमा, हाँ, कंपाउंड नहीं होगा। अब समन का प्रभाव तो दिया है खंड 3 में, हो सकता है पूछ ले कि अब आगे कोई कार्यवाही अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी। हाँ, समझौता है, जलाकर कर देना एक तरह से समझौता ही हुआ, लेकिन समझौता न कहिएगा, शमन, कंपाउंड, जलाकर राख कर देना। 64 आइए लास्ट में देखा जाए, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं चलना है भाई, काफी लंबा आज हो गया। शास्ति या प्रतिकर की वसूली, ये पूछ सकता है कि कैसे वसूला जाएगा हो। तो रेवेन्यू के बकाया की तरह, एक लाइन लिखिए, रेवेन्यू या रेवेन्यू के बकाया, हो सकता है पूछ ले, जुर्माने की तरह, भू राजस्व की बकाया की तरह, प्रतिकर की तरह, इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी दे दे। तो यहाँ ज्यादा लोग जुर्माना मार कर आएंगे। यहाँ जो टेक्निकल, यही 2-3 क्वेश्चन देखिए, आपको आगे बढ़ाते हैं। और आपका अब जो आपका अगला चैप्टर आएगा महत्वपूर्ण होगा, जो कल आपका बताया जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर आपका ज़्यादा चांस है पूछने का। ये तो खैर मिसलेनियस था, ठीक था, लेकिन जब हम 65 से शुरू करेंगे तो जो ऑफेंस होंगे उनको बताते हुए, और कल अगर प्रयास किया जाएगा कि कल 65, 75, 75, हाँ कल प्रयास किया जाएगा कि समाप्त हो जाए, नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन कल ही प्रयास करते हैं। इसमें आपका टेक्निकल थोड़ा आएंगे, और जितने अपराध हैं आपका साइबर क्राइम वाले सब इसमें आ जाएंगे।
अभी तो पीछे कुछ मुआवजा पाए, यहाँ आप दंड पाएंगे। और इसमें अधिकतम दंड आपका कुछ दशाओं में आजीवन कारावास है। उसको भी थोड़ा गौर करना है। आपका पासवर्ड चोरी, एकांतता का भंग ज़्यादा पूछा जाता है, फिर श्रेया सिंघल का केस आएगा, पासवर्ड में छेड़छाड़ आएगा, फिर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काना जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, फिर आपका देश के विरुद्ध बिगुल बजा देना, भाई वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब बातें आपका साइबर क्राइम में आएंगी और अगले अध्याय में दंडनीय है। तो इसको कल 6 बजे से फिर रखा जाएगा। ये ख़त्म हो जाए, 1-2 दिन में लगाते हैं।
हेलो 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 हेलो। बस रहने दीजिए इतना। हेलो हेलो। थोड़ा कम करिए, हल्का सा, तो हल्का सा हो। हेलो हेलो। ठीक है, इतना हो। हेलो।